नृपेंद्र क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको स्वास्थ्य के बारे में नई नई जानकारी रेगुलर रूप से नियमित रूप से मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़ती हुई समस्या थायराइड की। थायराइड की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब नए नए हॉस्पिटल में जो है एक नया विभाग खोलना पड़ा है जिसको जो है थायराइड केयर यूनिट कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की समस्या शुरू से ही रही है, बहुत पुराने ज़माने से ही, और ख़ासकर ग्वाइटर के रूप में ये सामने आती थी। ग्वाइटर मतलब घेंघा। घेंघा जो है थायराइड ग्लैंड के बढ़ जाने से होता था, और चूँकि उस समय खान पान में तमाम डिफिशियंसी होती थी, बेसिकली आयोडीन की डिफिशियंसी, जिससे जो है घेंघा होता था या घेंघा की बीमारी या ग्वाइटर की बीमारी जो है होती थी, और इससे जो है थायराइड की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती थी। बहुत समय पहले, शताब्दियों पहले जो है घेंघा या ग्वाइटर के इलाज के लिए भी लोग जानते भी थे, और जैसे सी फूड है या इस तरह की चीज़ें, स्पंज है, इससे जो है वो ग्वाइटर का या थायराइड के एबनॉर्मल एक्टिविटी का इलाज करते थे। अब इस समय जो थायराइड की समस्या बढ़ रही है उसमें ग्वाइटर कम है, इसके अलावा थायराइड की ओवर एक्टिविटी या ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड प्रोडक्ट जैसे हार्मोन्स, इसका प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो है थायराइड से संबंधित तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड है क्या या थायराइड होता क्या है। तो थायराइड दरअसल हमारे गर्दन के फ्रंट भाग में एडम्स एप्पल के नीचे पाई जाने वाली एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो तितली यानी बटरफ्लाई के आकार की होती है, और ये ट्रेकिया के चारों तरफ रैप रहती है। तो थायराइड जो है ये इंडोक्राइन है। इंडोक्राइन हम उस ग्रंथि को कहते हैं जो डक्टलेस होती है, यानी जिसमें कोई नली नहीं होती है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये डायरेक्टली जो है ब्लड में मिल जाता है। तो हार्मोन्स जो होते हैं ये बहुत कम मात्रा में जो है नैनोमोल में ही सिक्रीट होते हैं, लेकिन ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या तमाम जो लिविंग प्रोसेस है या बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको काफ़ी हद तक जो है प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं हार्मोन्स की मात्रा यदि कम या ज़्यादा होती है तब उस तरह से कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि थायराइड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये जो केमिकल सिक्रीट करती है उसको हम कहते हैं हार्मोन। तो हार्मोन जो है थायराइड से जो सिक्रीट होता है वो दो तरह का हार्मोन होता है, T3 और T4, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें आयोडीन होता है। T3 मतलब कि इसमें 3 आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन, या T4 है जिसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, तो इसमें जो है 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ अब ये समझ में आ गई कि हार्मोन की सिंथेसिस के लिए जो है आयोडीन जरूरी होता है। तो आयोडीन, जैसे हमने पुराने ज़माने की बात की कि ग्वाइटर बहुत फैलता था और बहुत लोग इससे पीड़ित होते थे, तो उस समय जो मेन कारण इसका था वो था आयोडीन की डिफिशियंसी। क्योंकि आयोडीन जो है थायराइड हार्मोन बनने के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट है। तो थायराइड यदि कम होगा तो हार्मोन बनना कम हो जाएगा। तो हार्मोन बनना कम हो जाएगा तो ग्लैंड जो है या थायराइड ग्लैंड उसको जो है उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी सेल्स बढ़ाएगी। तो जिससे जो है उसका रिजल्ट जब सामने आएगा तो दैट इज द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड स्वेल होकर के काफ़ी बड़ी हो जाएगी और वो बाहर से ही विजिबल रहेगी, जिसको हम ग्वाइटर कहते थे। तो इसीलिए जो है आयोडीन अब जो है 120 देशों में जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी डाइट में आपको आयोडीन लेना जरूरी है, और
खासकर जो साल्ट होते हैं, नमक चूँकि हमारी डाइट का एक आवश्यक अंग है, इसीलिए नमक जो है अब आयोडाइज्ड आता है। और जैसा कि हमने पहले बताया 120 देशों ने आयोडाइज्ड साल्ट जो है ये मैंडेटरी कर दिया है। तो चूंकि अब आयोडाइज्ड साल्ट मैंडेटरी हो गया है, तो ये डिपेंड करता है कि आयोडीन की एक्सेस मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है। यदि हम आयोडीन की एक्सेस मात्रा लेंगे तो फिलहाल कोई इसका बहुत बड़ा सिम्टम्स नहीं दिखता है, क्योंकि एक्सेस आयोडीन रिलीज हो जाती है। लेकिन खासकर इसको अब जोड़ के देखा जाता है हाइपरथायराइडिज्म से, यानी थायराइड की ओवर एक्टिविटी। तो जैसा कि हमने बताया कि थायराइड की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो दो तरह से इसकी समस्या हो सकती है, या तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो और या ज़्यादा हो। कम होने से भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, जिसको हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। और यदि ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है तो हाइपरथायराइडिज्म। तो जैसा कि हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया, इससे दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी या लिविंग थिंग्स में तमाम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसको जो है ये कंट्रोल करता है। तो सबसे बड़ा फंक्शन इसका है मेटाबॉलिज्म। जैसे हम लोग लिपिड का सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं अपनी डाइट में, तो ये जा कर के मेटाबोलाइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी के फॉर्म में हमको मिलता है। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है इसको रेगुलेट या कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ग्लाइकोलिसिस या इस तरह की रिएक्शंस होती है और हमको एनर्जी मिलती है। थायराइड हार्मोन इस रिएक्शन को बढ़ाता है, यानी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, जिससे हमको एनर्जी मिलेगी। या लिपिड फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा, फ्री फैटी एसिड मिलेगी, उससे एनर्जी मिलती है, उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, तो प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ेगी, तो खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि वो थायराइड की हार्मोन की कमी से पीड़ित होंगे तो उनकी ग्रोथ, उनके मेंटल एबिलिटी पर भी इसका फर्क पड़ेगा। ग्लूकोज लेवल, जैसा कि हमने बताया कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, तो यदि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो ये डायबिटीज से भी एसोसिएटेड हो सकता है, क्योंकि जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ेगी, यानी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और ये भी एक डायबिटीज का कारण हो सकता है। दैट इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। तो जैसा कि हमने बताया कि जो हार्मोन होता है इसका, ये तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू फ्री फैटी एसिड, यानी फ्री फैटी एसिड के कंसंट्रेशन को ये बढ़ाता है। इसके अलावा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको ये नियंत्रित रखता है। यदि थायराइड हार्मोन कम बनता है तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो रहता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल, जैसा कि हमने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस चूँकि इससे जुड़ी हुई है, इसलिए खासकर छोटे बच्चों की ग्रोथ में जो है थायराइड हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक हार्मोन इसमें और सिक्रीट होता है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन दरअसल ये रिलेटेड है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से, और बोन में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, यानी ये कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है बोन में। लेकिन कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है ये बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है थायराइड पर, यानी जैसे किसी की थायराइड बढ़ जाती है तो थायराइडेक्टोमी यानी थायराइड को निकाल भी दिया जाता है, तो उससे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्सीटोनिन सिक्रीट तो होता है, लेकिन उसका कोई बहुत इफेक्ट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पर इसके ना रहने से भी नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो डायरेक्टली पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। पैराथायराइड ग्लैंड ही जो है कैल्शियम के इंटेक अपटेक को जो है वो कंट्रोल करती है। तो अब जैसे हमने कंडीशन बताई कि दो तरह से हार्मोन
या तो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा या कम मात्रा में सिक्रीट होगा। इसके बहुत से कारण हैं, जो कारण हम आपको बाद में बताएंगे। तो जैसे कम मात्रा में जब सिक्रीट होगा तो उसको हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मीन्स कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन या हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है। तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, जैसे फैटिग यानी सुस्ती। ये सिम्टम्स जो मैं बता रहा हूँ, ये सिम्टम्स जो है ये कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, ये एक जनरल सिम्टम्स है और ये किसी दूसरी बीमारी से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, क्योंकि कंफर्म तभी पता चलेगा जब आप उस हार्मोन का लेवल अपने ब्लड में चेक कराएंगे। तो ये एक जनरल सिम्टम्स है, जैसे फैटिग, सुस्ती, सेंसिटिविटी टू कोल्ड यानी कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, ठंडी ज़्यादा लगती है। हाइपोथायराइडिज्म में ठंड ज़्यादा लगेगी। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ड्राई स्किन, स्किन सूखी रहेगी। वेट गेन, एकाएक यदि किसी पर्सन का जो है वेट बढ़ता है, मोटा हो जाता है, तो थायराइड की समस्या उससे संबंधित हो सकती है, क्योंकि इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, एनर्जी स्टोरेज बढ़ जाता है। पफी फेस, मसिल वीकनेस, पेन इन मसिल्स, मसिल्स में दर्द, थिनिंग हेयर, बाल जो है वो पतले हो जाते हैं और बाल कमज़ोर हो जाते हैं, और कुछ मामलों में ये बाल्डनेस के लिए भी जिम्मेदार होता नहीं। हेयर लॉस भी इस कंडीशन में हो सकता है, यानी हाइपोथायराइडिज्म जो है इसका एक सिम्टम्स हेयर लॉस भी है। स्लो हार्ट रेट स्लो रहेगा। डिप्रेशन यानी मेंटल एबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा, निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होगी। इम्पेयर्ड मेमोरी और इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। इनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो है, जैसा कि हमने बताया कि ये आयोडीन की डिफिशियंसी से यानी उस हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड अपनी सेल्स को बढ़ाती है, जिससे ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, थायराइड ग्लैंड बड़ी हो सकती है। दूसरी कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। तो हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो उसके कुछ अपने अलग सिम्टम्स हैं, जैसे नर्वसनेस, ये भी एक तरह से डिप्रेशन है। टायर्ड ऑल टाइम, हमेशा थकान लगी रहेगी। हीट सेंसिटिव, जैसा कि हमने इधर बताया हाइपोथायराइडिज्म में तो वो कोल्ड सेंसिटिव होता है, लेकिन जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं दे कैन नॉट टॉलरेट हीट, वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते। एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना निकलना। वेट लॉस, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता था, इसमें वेट लूज हो जाता है, एकाएक यदि वेट में कमी आने लगे तो ये संभावना हो सकती है कि आप थायराइड से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा आई प्रॉब्लम्स, कुछ और सिम्टम्स इसके जनरल हैं, जैसे डायरिया है, चेस्ट पेन है या फास्ट हार्ट रेट है। ये सब कंडीशन जो है ये हाइपरथायराइडिज्म की होती है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण तो हमने बताया आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से जो है हाइपोथायराइडिज्म होता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो दोनों जो हार्मोन्स इसके सिक्रीट होते हैं T3 और T4, इनमें आयोडीन होता है और उनकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन जरूरी है। लेकिन आयोडीन, जैसे हमने बताया 120 देशों ने आयोडीन को मैंडेटरी कर दिया है कि साल्ट में आयोडीन को ऐड किया ही जाए। तो आयोडाइज्ड साल्ट के ज़्यादा सेवन से आयोडीन का एक्सेस मात्रा जो है वो ज़्यादा मिल जाती है। तो आयोडीन भी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जो है ये हाइपरथायराइडिज्म का एक कारण हो सकता है। वैसे एक्सेसिव आयोडीन यदि नॉर्मल आयोडीन है तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा मात्रा है तो वो निकल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ आयोडीन जो होती हैं वो रेडियो आइसोटोप के रूप में सामने आ जाती हैं, जैसे कहीं पर कोई विकिरण है या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है। जैसे एक बार चेरनोबिल में जो है हुआ था, जिसमें रेडियो विकिरण रिलीज हुए थे, तो वहाँ पर आयोडीन जो था वो सब आइसोटोपिक फॉर्म में था, और उसको एज ए सप्लीमेंट जब दिया गया तो तमाम बच्चे जो है वो थायराइड कैंसर से पीड़ित हुए थे। तो ये जो है आयोडीन जो होता है यदि नॉर्मल रहेगा तभी ज़्यादा सही रहेगा, और एक्सेसिव कंडीशन में कभी कभी जो है दैट इज ए काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, कभी कभी इससे हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है। ग्रेव्स डिजीज जो है
एक बीमारी है जो एसोसिएट है हाइपरथायराइडिज्म से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है T3 या T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। थायराइड का फंक्शन जो है ये कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो TSH जो है ये थायराइड में हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। यानी TSH ये ज़्यादा मात्रा में है तो सिक्रीशन को बढ़ाएगा, कम है तो घटाएगा। तो TSH के लिए थायराइड पर रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रेव डिजीज जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ऑटो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये TSH के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती हैं। तो TSH का रिसेप्टर जब एक्टिवेट रहेगा तो जाहिर सी बात है कि T3 और T4 का सिक्रीशन ये बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो पर्सन जो है वो हाइपरथायराइडिज्म से पीड़ित होगा। तो ग्रेव डिजीज जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ग्वाइटर के बारे में जैसे हमने पहले बताया कि सदियों पहले जो है ग्वाइटर के बारे में लोग जानते थे। यानी ये 14वीं 15वीं शताब्दी में भी ग्वाइटर के बारे में लोगों को पता था कि ये थायराइड की समस्या है, भले ही थायराइड का नाम न जानते रहे हों, और स्पंज या सीवीड से जो है वो उसका इलाज करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा हाशीमोटो डिजीज जो है ये हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित होता है और ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि इसमें भी ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं और जो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने से जो है जो हार्मोन वहाँ बनता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो खासकर हाइपोथायराइडिज्म जो है ये हाशीमोटो डिजीज का करेक्टर है। यानी जो सिम्टम्स अभी हमने बताया हाइपोथायराइडिज्म का, वही सिम्टम्स हाशीमोटो डिजीज का होता है। हाशीमोटो डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं और थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इस तरह से जो है ये हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म से एसोसिएटेड डिजीज थी। इन दोनों कंडीशन में ग्वाइटर डेवलप हो सकता है, यानी इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड जो है ये डेवलप होता है। T4 और T3 का नॉर्मल लेवल जो है जैसे हम बता दें 77 से 155 नैनोमोल पर लीटर, ये जो है T4 का ये मेजर हार्मोन है, इसका नॉर्मल रेंज होता है। इससे कम या ज़्यादा होने का मतलब है कि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म डेवलप हो सकता है। T3 1.2 से 2.8 नैनोमोल पर लीटर, यानी T3 जो है इसका नॉर्मल रेंज ये होता है। इसमें भी यदि कमी या ज़्यादा होती है तो उसी से जो है हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। TSH जैसा हमने बताया, TSH जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। 0.3 मिलीमोल पर लीटर इसका जो है ये नॉर्मल रेंज है। और खासकर यदि पिट्यूटरी में भी कोई दिक्कत होती है या पिट्यूटरी कैंसर होता है तो TSH का लेवल बढ़ जाता है और उससे थायराइड की समस्या डेवलप हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म डेवलप हो सकता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है वो एसोसिएटेड है थायराइड ग्लैंड से। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी जो है ये डिपेंड करता है थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी पर। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये डिक्रीज करता है थायराइड हार्मोन। तो यदि थायराइड हार्मोन को कंट्रोल किया जाए तो हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ दवाएं भी आती हैं जैसे हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए प्रोपिलथायोयूरेसिल जो है ये ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। या आपका है कार्बिनाजोल जो है ये भी थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरथायराइडिज्म के लिए दिया जाता है। इसके अलावा या थायराइड ज़्यादा एक्टिव है या थायराइड कैंसर है या थायराइड नोड्यूल्स में कोई दिक्कत है तो एक इसका इलाज होता है थायरॉइडेक्टोमी, यानी रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हम रिमूव करके ही जो है इससे बच सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा भी एक कारण है थायराइड ग्लैंड के से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए। तो खासकर
कुछ जीवन शैली और कुछ जो है खान पान की मात्रा से भी जो है थायराइड की समस्याएं आजकल बढ़ रही हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि थायराइड की समस्या अब एक महामारी की तरह हो रही है और तमाम हॉस्पिटल्स को थायराइड केयर यूनिट अलग से खोलने की ज़रूरत पड़ी है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि पहले जो है ग्वाइटर होता था या जिसको हम घेंघा कहते थे, तो घेंघा के मरीज अब नहीं दिखते हैं। घेंघा के मरीज अब बहुत कम दिखते हैं, इसलिए क्योंकि अब आयोडाइज्ड साल्ट की वजह से ये काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो गया। बहुत कम मात्रा में होती है ग्वाइटर की डिजीज, और होती भी है तो वो इतना नॉर्मल रहता है कि वो बाहर दिखता नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग पीड़ित नहीं होते हैं, पीड़ित होते हैं, लेकिन ये दिखता नहीं है। तो ग्वाइटर को एलिमिनेट करने के बाद जो है अब ऐसी कौन सी दिक्कत है जिससे थायराइड की समस्याएं अब ज़्यादा तेजी से बढ़ रही हैं? तो ये सीधी बात है कि ये हमारे अनियमित खान पान से रिलेटेड हो सकता है। और जैसा कि हमने बताया कि आयोडीन, इस पर जो है रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि आयोडीन की ज़्यादा मात्रा जो है ये हाइपरथायराइडिज्म का एक कारण हो सकती है। तो इस तरह से जो है कुछ डिप्रेशन या कुछ मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज भी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है थायराइड की समस्याएं दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही हैं। तो डाइट पर कंट्रोल करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके या अच्छी नींद ले करके जो है थायराइड की समस्या को हम काफ़ी हद तक कम करते हैं।